हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीआरएस एजुकेशनल ट्रस्ट। हम पढ़ रहे हैं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट, जिसमें अभी तक हमने देखा है चैप्टर 1 का पार्ट 1, जिसमें मैंने कवर किया था कि हमने पहले ये देखा कि सोशल फार्मेसी होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हमने देखा था कि स्कोप क्या है, हम उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारे फार्मासिस्ट हैं उनका रोल क्या है हमारी हेल्थ में। उसके बाद हमने देखा था कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, WHO के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट्स क्या हैं और इंडिकेटर्स क्या हैं। आज हम देखेंगे कई तरीके की जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाई हुई है रूरल एरिया और जो हमारे अर्बन एरिया, जो गांव के एरिया हैं और जो शहरी एरिया हैं, उनके बारे में। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ये एक पॉलिसी है जो कि हम देखेंगे इंडियन दृष्टिकोण से इसके बारे में क्या बताया गया है। तो ये जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है हमारी, इसकी पहल इनिशिएटिव जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने की है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, ताकि हम जो हेल्थ सिस्टम है इंडिया में उसको अच्छा कर सकें, मजबूत कर सकें। स्ट्रेंथन का मतलब है मजबूत कर सकें, ठीक है। तो ये जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो किसके द्वारा लाई गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है। ये क्यों लाई गई है? ताकि जो हमारा हेल्थ सिस्टम है इंडिया में, भारत में जो हेल्थ सिस्टम है हमारा, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बना सके और अच्छा बना सके, ठीक है। दिस इनिशिएटिव इंक्लूड्स वेरियस डायमेंशन ऑफ हेल्थ सेक्टर, जैसे कि डिजीज प्रिवेंशन हो गई, प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ हो गया, हेल्थ इन्वेस्टमेंट हो गया, स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड मोर। तो इस पहल में स्वास्थ्य क्षेत्र के विभिन्न आयाम शामिल होते हैं, जैसे कि हम बीमारी को प्रिवेंट कैसे करेंगे। प्रिवेंट करने का मतलब क्या होता है? हम उसका रोकथाम कैसे करेंगे, हम उसे रोकेंगे कैसे, ठीक है। फिर जो एक अच्छी हेल्थ की सर्विस है हम उसे कैसे प्रमोट करेंगे, मतलब बढ़ावा देंगे, ठीक है। हेल्थ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? निवेश करना। हम अपने हेल्थ में इन्वेस्ट कैसे करेंगे, उसमें निवेश कैसे करेंगे। स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव संसाधनों को हम सशक्त कैसे बनाएंगे। और लास्ट है हमारा, इसमें हम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंक्लूड जो हम ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई गई है वो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम हेल्थ को अच्छा बना सकें, इंडिया में प्रिवेंशन पे जोर दे सके, गुड हेल्थ को प्रमोट करें, हेल्थ में निवेश करें, और जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको बढ़ा सकें। अब ये लॉन्च कब हुआ था? ये लॉन्च हुआ है हमारा 2017 में। नेशनल हेल्थ पॉलिसी रिप्लेस करता है एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो कि एस्टैब्लिश हुई थी 2002 में। नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है वो अभी तक 3 बार बनाई जा चुकी है, और जो 2017 है वो सबसे रिसेंट है जो अभी तक में बनाई गई है, और इसको बनाया गया है 2002 वाले को रिप्लेस करके। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव एंड गोल ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। और गोल का मतलब क्या होता है? लक्ष्य। तो अगर हमने नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई है तो उसका उद्देश्य और लक्ष्य क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला है इट एम्स टू ऑफर सुपीरियर हेल्थ सर्विस टू एवरी एज ग्रुप एंड जेंडर। तो सबसे पहला जो इसका एम है, इसका लक्ष्य है, वो ये है कि हेल्थ सर्विस जो है सभी एज ग्रुप को और हर जेंडर, मतलब चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, हर जेंडर को बराबरी इक्वली मिले, ठीक है। उसके बाद है हमारा The policy focuses on providing universal access to quality healthcare services at a reasonable
कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि जो हम हेल्थ केयर सर्विस दे रहे हैं, जो पॉलिसी हम बना रहे हैं, वो सबको यूनिवर्सल एक्सेस मिले, मतलब सर्वव्यापी हो। वो जो क्वालिटी है वो कहीं भी खराब नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गांव में अच्छी होगी तो शहर में खराब होगी, शहर में अच्छी होगी तो गांव में खराब होगी। तो जो सर्वव्यापी है एक्सेस, उसका उपयोग है, वो हर जगह बराबर होना चाहिए। अब अगला पॉइंट है प्रमोटिंग हेल्थ केयर ओरिएंटेशन इन एवरी डेवलपमेंट पॉलिसी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम प्रमोट करेंगे हेल्थ केयर ओरिएंटेशन को, जहाँ पे भी हम कोई भी पॉलिसी बना रही है, सरकार कई तरीके की पॉलिसीज हमेशा बनाती रहती है, कई सारे फील्ड को लेके बनाती रहती है, तो हेल्थ केयर में भी पॉलिसीज रेगुलर बेसिस पे बनानी चाहिए। ठीक है, ये ऑफर करता है एक्सेस टू बेटर ट्रीटमेंट, लोअरिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू हेल्थ केयर सर्विसेज एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी। अब इस पॉलिसी के बनने से क्या फायदा होगा? इससे ये होगा कि जो ट्रीटमेंट है वो बेहतर मिलेगी, मतलब बेटर मिलेगी। ठीक है, और लोअर एक्सपेंस में, मतलब कम खर्च में अच्छा हमें हेल्थ ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो क्वालिटी मिल रही है हमें हेल्थ केयर की जो गुणवत्ता मिल रही है हमें, वो बहुत ही अच्छी होगी, इम्प्रूव करेगी। ठीक है, अगला एम इसका क्या है? जो नेशनल हमारा हेल्थ पॉलिसी है उसका अगला लक्ष्य ये है टू रिड्यूस प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी फ्रॉम वेरियस डिजीजेज, जो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो ये जो हमारा रिड्यूस प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी है, इसका मतलब क्या हुआ? जो असमय मृत्यु होती है। ठीक है, हमारे इंडिया में मानते हैं हम कि एक उम्र के बाद ही आदमी मरे तो अच्छा है। ठीक है, लेकिन अभी क्या होता है, कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी दवाई लोगों को समय पे नहीं मिल पाती, या तो वो गरीब हैं, वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो उसे पैसे से खरीद नहीं सकते हैं, इस वजह से उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी कहते हैं। तो गवर्नमेंट जो है, हमारी सरकार जो है, उसने ये ऐसी पॉलिसी बनाई है जिसमें कि प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी जो है, जो असमय मृत्यु है बीमारियों से होने वाली, उन पे रोकथाम लगाई जा सके। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी बीमारियां शामिल होती है? पहला है हमारा कैंसर। ठीक है, उसके बाद है हमारा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जो भी बीमारी हमारी हृदय से रिलेटेड होगी। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? कार्डियोवैस्कुलर। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, क्रोनिक रेस्पिरेटरी मतलब सांस संबंधित बीमारी जो कि लंबे समय से चल रही है। क्रोनिक मतलब जो लंबे समय से चल रही है। ठीक है, डायबिटीज मतलब क्या होता है? मधुमेह होता है। और जो NHP है उसका एम ये है कि इन सारी बीमारियों से जो असमय मृत्यु है उसमें वो 25% तक कमी ले आ सके 2025 तक। ठीक है, उसके बाद है द नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन इंडिया इम्प्रूव्स हेल्थ थ्रू प्रमोटिव, पैलिएटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विस। तो जो NHP है हमारी इंडिया में, उसका ये रोल है कि वो प्रमोटिव मतलब प्रोत्साहिक सेवाएं, जो कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली सेवाएं होती हैं, जो लोगों को स्वस्थ बनाए रखने पर केंद्रित होती हैं। उसके बाद है हमारा पैलिएटिव। पैलिएटिव का मतलब होता है उपशामक सेवाएं। ठीक है, मैं लिख देती हूँ एक बार, उपशामक। पैलिएटिव का मतलब होता है उपशामक सेवाएं। इसमें क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? बीमारियों के लक्षणों को कम करने और रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए दी जाने वाली जो भी सेवाएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पैलिएटिव सर्विसेज, मतलब उपशामक सेवाएं। ठीक है, उसके बाद हमारी है रिहैबिलिटेटिव सर्विस। ठीक है, रिहैबिलिटेटिव सर्विस का मतलब क्या होता है? पुनर्वास सेवाएं। पुनर्वास सेवाएं। ठीक है, अब इसमें क्या आता है? पुनर्वास सेवाएं। पुनर्वास सेवाएं में होता है
जो रोग है या चोट है उससे उबरने के बाद लोगों को अन्य सेवाएं दी जानी, जिससे उनकी जो जीवन शैली उस पर कोई असर नहीं पड़े और वो आराम से ठीक हो सके। अब इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल है फिजियोथेरेपी। ठीक है, किसी को भी जैसे सपोज करो कि बोन में कोई प्रॉब्लम होगी, हड्डियों में, ठीक है, तो अब हम उसे कैसे जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। पहले तो जोड़ने का काम कर लिया हमने प्लास्टर लगा दिया, जोड़ दिया, ठीक है, लेकिन अब हम उस अंग को सही से काम कैसे करवाएंगे, बाय द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी। हम फिजियोथेरेपी करेंगे और उस सर्विस को अब हम क्या कह रहे हैं, रिहैबिलिटेटिव सर्विस। ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी प्लान्स टू स्ट्रेंथन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री बाय introducing newer and more advanced technologies। अब NHP क्या प्लान कर रहा है, NHP प्लान कर रहा है स्ट्रेंथन, मजबूत करने के लिए हेल्थ केयर इंडस्ट्री को, किसके थ्रू, बाय द न्यूअर एंड मोर एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, नई नई तकनीकों को लाकर हेल्थ केयर सर्विसेज को बढ़ाने के उपाय भी जो हमारा NHP है वही करता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे उद्देश्य और लक्ष्य हो गए NHP के, कि वो क्या क्या करेगा, वो क्यों बनाया गया, उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारी NHP है वो 3 बार लॉन्च हुई है, जैसा मैंने अभी पहले भी बताया था। तो जो हमारी NHP है वो सबसे पहले 1983 में लॉन्च की गई है, उसके बाद उसे 2002 में लॉन्च किया गया है, जिसे हम सेकंड नेशनल हेल्थ पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, और जो लास्ट हमारी आई है वो 2017 में आई है। तो अभी तक ये 3 बार लॉन्च की गई है, इसमें कुछ कुछ चेंजेस करके, ताकि इसकी जो पॉलिसीज़ है उसे और अच्छा बनाया जा सके और मजबूत बनाया जा सके। ठीक है, जिससे कि हेल्थ केयर सर्विसेज को और बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए इसमें चेंजेस कर करके ये अलग अलग सालों में लॉन्च की गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम देखेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। तो सबसे पहले पब्लिक एंड हेल्थ, ये जो हमारा प्राइवेट है हेल्थ केयर सिस्टम, पहले मैं वो बताना चाहती हूँ कि वो होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो है हमारा वो क्या होता है। तो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम हमारा वो होता है जो कि गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया होता है। ठीक है, जैसे हम बात कर ले पब्लिक हॉस्पिटल्स की, वो किस में आ गया, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में आ गया। और प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम कौन से होते हैं, जो कि नॉन गवर्नमेंट होता है, जो गवर्नमेंट ने नहीं बनाई होती है। ठीक है, तो मेन डिफरेंस ये हो गया। अब हम बात करेंगे प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, इंडिया हैज़ अ टोटल ऑफ 43,486 प्राइवेट हॉस्पिटल्स। इंडिया में लगभग, ये एक एप्रोप्रिएट नंबर नहीं है, लेकिन हाँ ये जो मैंने नंबर लिखे हैं वो उसके आसपास ही होंगे। तो 43,486 प्राइवेट हॉस्पिटल्स इंडिया में हैं। ठीक है, जिसमें 1.18 मिलियन बेड्स हैं, 59,264 ICUs हैं। ICUs मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद इसमें 29,631 वेंटिलेटर्स हैं। ठीक है, तो इंडिया में इतने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, 1.118 मिलियन बेड्स हैं, और इंटेंसिव केयर हमारा 59,264 है, और वेंटिलेटर जो है वो 29,631 है। ठीक है, उसी जगह पे अगर हम बात करते हैं जो हमारे सरकारी अस्पताल होते हैं, जो हमारे पब्लिक हॉस्पिटल्स है, वो कितने हैं, 25,778, जिसमें हमारे बेड कितने हैं, 7,13,986 बेड्स हैं, और 35,700 35,700 हमारे ICU हैं, और 17,850 वेंटिलेटर्स हैं। ठीक है, जो इंडियन हेल्थ की बात अगर हम कर रहे हैं, तो जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो करीब 62% है, और जो बाकी बचा हुआ है वो हमारा जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है वो है। ठीक है,
The private healthcare system provides all facilities regarding public health and fulfill the public requirement in which patient pays the appropriate amount of fees. ठीक है, अब सरकारी में अगर हम जा रहे हैं सरकारी अस्पताल में तो उनकी एक कुछ फीस होती है 15 रुपये 20 रुपये, ठीक है, उतने में ही दिखा के हम वापस आएंगे और दवा लेंगे। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम में हम जो पेशेंट है वहाँ पे क्या होता है, वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, उन्हें लगता है कि प्राइवेट है ये डॉक्टर, ये हमें ज़्यादा अच्छे से देखेगा, ये हमें ज़्यादा समय देगा और इनकी दवाई जो होगी वो बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो और पेशेंट अपने मन मुताबिक चीज़ें हो इसलिए प्राइवेट अस्पतालों में जाता है और एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फीस वहाँ पे होती है, डॉक्टर की भी होती है, दवा की भी होती है, हर चीज़ की वहाँ पे फीस होती है और उसे वो पे करता है, ठीक है। इन द प्राइवेट सिस्टम न्यू एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी इक्विपमेंट, हाइजीनिक सिस्टम, प्रॉपर काउंसलिंग regarding medication are provided to the patient by the well trained pharmacist और nurses। अगर हम बात कर रहे हैं प्राइवेट सिस्टम की तो ये नई और इम्प्रूव्ड क्वालिटी के इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। इनका जो माहौल होता है, जो साफ़ सफाई होती है अंदर में हॉस्पिटल के, वो बहुत ही हाइजीनिक होती है, मतलब साफ़ सुथरी होती है, ठीक है। पेशेंट को एक प्रॉपर काउंसलिंग दी जाती है, ठीक है, रिगार्डिंग द मेडिसिन, जो भी मेडिसिन उनको दी जा रही है उसके रिगार्डिंग उनको प्रॉपर नॉलेज इंफॉर्मेशन दी जाती है। वो किसके द्वारा दी जाती है, ट्रेंड फार्मासिस्ट और नर्सेस के द्वारा दी जाती है। प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड द सूटेड एयरेशन कंडीशन। अब प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो वही मैंने बताया कि वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी वो देते हैं, ठीक है। तो और वो भी वो डिपेंड करता है कि इकोनॉमिकली बंदा कितना अच्छा है, ठीक है, किसके पास किस हिसाब का पैसा है, वो कितना अफोर्ड कर सकता है, वो उस हिसाब की चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो एयर कंडीशन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन होती है, मतलब उनके जो भी हॉस्पिटल है या कमरे हैं वो हवादार होंगे, उनमें प्रॉपर हवा आएगी जाएगी, ठीक है। नीट एंड क्लीन होते हैं, मैंने अभी पहले भी बताया हाइजीन के हिसाब से कि वो बहुत ही साफ सुथरे होते हैं, जो कि पेशेंट है और उनके गार्जियंस है उनके लिए, ठीक है। इन द प्राइवेट सेक्टर वेल एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड मेडिकल प्रोफेशनल डायग्नोज द पेशेंट एंड प्रोवाइड पर्सनलाइज अटेंशन टू द पेशेंट। अब जो हम प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं उस पर जो डॉक्टर्स होते हैं या जो भी फार्मासिस्ट हैं वो कौन होते हैं, वो वेल एजुकेटेड और ट्रेंड लोग होते हैं, ठीक है, मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, जो कि डिजीज़ को डायग्नोज करेंगे और पर्सनलाइज अटेंशन देंगे। मेनली जो प्राइवेट में जाने के लोगों का होता है वो यही होता है कि उनको पर्सनल अटेंशन मिलेगी, ठीक है। ड्यूरिंग द एडमिट कंडीशन इट प्रोवाइड द डिफरेंट फैसिलिटीज। जब हमारी कंडीशन ऐसी है कि हमें पेशेंट को एडमिट करना है तो उस टाइम पे वहाँ पे हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, हमें जनरल वार्ड की फैसिलिटी मिल सकती है, वहाँ पे प्राइवेट वार्ड की भी फैसिलिटी मिलती है कि मतलब एक पेशेंट और गार्जियन साथ में रह लें, ठीक है। स्पेशल वार्ड्स भी होते हैं जिसमें अच्छा एयर कंडीशन होता है और प्रॉपर हाइजीन होती है उसमें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पेशेंट बजट, पेशेंट के बजट के अकॉर्डिंग ये सारी फैसिलिटीज़ जो होती है वो प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर में पेशेंट को दी जाती है। एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम, जैसे कि हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हो गए, हमारे नर्सिंग होम्स हो गए, ठीक है, या प्राइवेट क्लिनिक हो गई, जो निजी क्लिनिक खोलते हैं डॉक्टर्स वो हो गए, ठीक है। एनजीओज क्लिनिक और हॉस्पिटल, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके क्लिनिक्स या तो हॉस्पिटल्स। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए हेल्थ केयर सिस्टम के जो कि प्राइवेट हैं। अब हम देखते हैं
पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का क्या रोल होता है। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को हम जनरली क्या कह सकते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया हेल्थ केयर सिस्टम है उसे हम क्या कहेंगे, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम कहेंगे। ये जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे रूरल एरियाज में। रूरल मतलब क्या होता है, जो गांव है, ठीक है, जो गांव के एरियाज हैं उसमें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि गांव के लोग जो होते हैं वो गवर्नमेंटल चीज़ों को ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो ज़्यादा मानते हैं, ठीक है, उनके पास पैसे भी थोड़े कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि गांव में गरीब तबके के लोग ज़्यादा होते हैं। अगर वो थोड़े अमीर हैं तो वो सिटीज़ में चले जाते हैं, वो अर्बन में चले जाएंगे, ठीक है। तो जो रूरल लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, वो कहाँ जाते हैं जनरली, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो बहुत ही हेल्पफुल होता है जो भी हमारा गांव का एरिया वहाँ के लोगों के लिए, ठीक है। इन पब्लिक हेल्थ केयर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन एंड नीड्स। अब कई तरीके की फैसिलिटीज़ होती हैं। प्राइमरी मतलब देख लेना, पेशेंट को दवा दे देना। सेकेंडरी हो गई हमारी। टर्शियरी मतलब जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है और उसको हमें देखना है, दवा देना है, ठीक है, तो वो हमारी टर्शियरी फैसिलिटीज़ हो गई। तो ये कई तरीके की फैसिलिटीज़ हैं जो कि हमारा जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है वो पेशेंट को प्रोवाइड करता है उनकी नीड के अनुसार, जो उनको ज़रूरत होगी उसके अनुसार, ठीक है। ऑल पीपल कैन नॉट अफोर्ड द हाई पेमेंट ऑफ फीस। जैसे मैंने अभी पहले बताया प्राइवेट में, कि अगर हम प्राइवेट में जा रहे हैं तो उनके यहाँ दिखाने का और उनके यहाँ रहने का, उनके यहाँ दवा लेने का, हर चीज़ का एक फ़ीस है, ठीक है, और वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, मतलब हर कोई उसको नहीं ले सकता है, नहीं खरीद सकता है। तो जो भी पीपल इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो कहाँ जाएंगे, गवर्नमेंट ओपन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ जाएंगे, ठीक है, जो कि गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरतों को पूरा करेगा, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। In the public sector, many advanced equipment and hygienic materials are provided by the government. अब यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में जो भी इक्विपमेंट होंगी, ठीक है, वो हाइजीनिक मटेरियल होंगे और उन्हें कौन प्रोवाइड करेगा, सरकारी अस्पतालों में गवर्नमेंट ही उनको प्रोवाइड करेगी, जो कि इस्तेमाल होगा पेशेंट की चेकअप और डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। In the public sector, well-educated medical professionals, डॉक्टर, नर्सेस, फार्मासिस्ट आर अपॉइंटमेंट। जो भी हमारा पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम है वहाँ पे वेल एजुकेटेड जो प्रोफेशनल होंगे वो वहाँ पे पाए जाएंगे, जैसे कि जो भी डॉक्टर होंगी, जो भी नर्सेज होंगे, जो भी फार्मासिस्ट होंगे, वो सभी के सभी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ के निकले होंगे और वो वहीं पे उनको अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। दिस सिस्टम आर वेरी, ये मैंने बता दिया था। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे हमारा पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो फिनिश हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे हमारा जो नेशनल हेल्थ मिशन है वो क्या है। नेशनल हेल्थ मिशन वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल, जैसे मैंने अभी बताया आपको, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है, वैसे ही एक नेशनल हेल्थ मिशन है जिसको किसने लॉन्च किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो भी इंडिया की सरकार है उसने इसे लॉन्च किया है, इसी के द्वारा लाया गया है। और ये कब लाया गया है, 2013 में, ठीक है। इस नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, इन दोनों को मिला के एक जो मिशन बनाया गया उसे हम क्या कह रहे हैं, नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है। इसमें गांव और शहर कुछ अलग नहीं है, ये जो मिशन है वो इन दोनों को मिला के बनाया गया और इसका नाम क्या है, नेशनल हेल्थ मिशन है। इसे लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2013 में। इट वॉज
फर्दर एक्सटेंडेड इन मार्च 2018 टू कंटिन्यू टिल मार्च 2020। इसे वापस से एक्सटेंड किया गया है, मतलब बढ़ाया गया है इन मार्च 2018। उसे कब तक के लिए बढ़ाया गया है? मार्च 2020 तक के लिए, ठीक है। अब इसका काम क्या है, हम इसे क्यों बनाए, गवर्नमेंट ने हमारी इसे क्यों बनाया है? ड्यू टू पुअर नॉलेज एंड रिसोर्सेज मेनली इन रूरल एरियाज, जैसे कि सम पीपल आर नॉट एबल टू एक्सेस गवर्नमेंट फैसिलिटीज। नेशनल हेल्थ मिशन जो बनाई गई है वो इसलिए बनाई गई है ताकि जो भी रूरल एरियाज में लोग रहते हैं, जो लोग गांव में रहते हैं, वो जो गवर्नमेंट फैसिलिटी हेल्थ केयर से रिलेटेड दे रही है वो उसका लाभ उठा सकें। क्योंकि जो गांव के लोग हैं उन्हें जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही है वो उनके बारे में बहुत ही कम जानते हैं या तो नहीं जानते हैं, ठीक है। तो नेशनल हेल्थ मिशन का ये काम है कि वो लोगों को जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही है उसके बारे में जागरूक करते हैं, और जागरूकता की वजह से जो गांव के लोग हैं वो गवर्नमेंटल फैसिलिटीज़ को उठा पाएंगे, ठीक है। अब अगर कोई फैसिलिटी नहीं उठा पा रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? यही है नेशनल हेल्थ मिशन, जो कि हमारे हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा है ताकि जो नीडी पर्सन है वो उसे ले सके, ठीक है। अब NHM का कंपोनेंट क्या क्या है, ठीक है, हम इसे इस्तेमाल कहाँ कहाँ करने वाले हैं, NHM बनाया किस किस पर्पज से गया है, ठीक है। तो मैटरनल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए, मतलब मातृत्व स्वास्थ्य। मातृत्व स्वास्थ्य मतलब जो अभी न्यू मदर है, जो नई माँ बनी है, ठीक है, उसके स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए NHM मदद करता है। माएँ जो होती हैं उन्हें नहीं पता होता है कि गवर्नमेंट ने क्या नई पॉलिसीज़ बनाई है, क्या उनको वो फ़ायदे दे रही है, ठीक है। तो NHM का मकसद क्या है कि वो जो नई माँ बनी है उनको गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में बताना ताकि वो उसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। नियोनेटल चाइल्ड हेल्थ, अब अगर हम माँ को बताएंगे तो उससे क्या होगा, जो नवजात शिशु है, नियोनेटल चाइल्ड हेल्थ है, उसे भी हम इम्प्रूव कर सकेंगे क्योंकि माँ जो है वो गवर्नमेंटल सर्विसेज को ले रही है। तो अब उसे ये पता चलेगा कि बच्चे के लिए कौन कौन से टीकाकरण जरूरी हैं, ठीक है, इम्यूनाइजेशन करवाना है, ठीक है। तो अब वो जो है इससे क्या हुआ, एक तो मैटरनल हेल्थ भी बढ़ी और मैटरनल हेल्थ की वजह से नियोनेटल चाइल्ड हेल्थ का भी बढ़ावा हुआ, ठीक है। अब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी जानना ज़रूरी है। रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है प्रजनन स्वास्थ्य, ठीक है। तो वो जो हमारा तबका है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उन दोनों को अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो NHM जो है वो महिला को भी बताएगी, जो नई माँ बनी है उसे भी बताएगी, और जो नया पिता है उसे भी बताएगी कि अब आपको क्या आगे प्लानिंग करनी है जिससे कि जो माता है और जो बच्चा है वो दोनों ही स्वस्थ रहें, ठीक है। उसके बाद है एडोलेसेंस हेल्थ, मतलब यंग, जो युवा हेल्थ है, ठीक है, उन्हें हम कैसे सही रखेंगे कई सारी डिजीज़ेस के थ्रू, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया या हार्ट डिजीज़ हो गया, ठीक है। इनसे कैसे बचेगा, जो हमारा युवा पीढ़ी है वो कैसे बचेगा, वो NHM जो है वो क्या कहते हैं उसको देखता है, ठीक है। NHM फैसिलिटीज़ रीच द पीपल थ्रू एडवर्टीजमेंट, पोस्टर, रेडियो, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। और जो ये NHM की पॉलिसीज़ हैं, जो भी उनकी फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट दे रही है, वो लोगों तक कैसे पहुंचाई जाएगी, बाय द एडवर्टीजमेंट, प्रचार करके पहुंचाई जाएगी, ठीक है। उसके पोस्टर बनाए जाएंगे, रेडियो पे उसका जो प्रचार है वो किया जाएगा, ठीक है। सोशल मीडिया पे उसका प्रचार किया जाएगा, या तो न्यूज़पेपर में भी हम उसका एडवर्टीजमेंट निकालेंगे, प्रचार निकालेंगे, ताकि लोग उससे जागरूक हो सकें कि गवर्नमेंट ने कौन सी नई नई फैसिलिटीज़ बढ़ा देने का वो किया है, प्रोत्साहन किया है लोगों को। अब एम क्या है, एम का मतलब मैंने पहले भी बताया कि लक्ष्य। तो NHM जो है, नेशनल हेल्थ मिशन जो है, उसका एम क्या क्या है,
उसका लक्ष्य क्या है? तो सबसे पहला है इसमें प्रिवेंशन अगेंस्ट डिजीज, डिजीज के तरफ रोकथाम, मतलब हम कैसे डिजीज को रोक सकते हैं उसे होने से पहले, ठीक है। उसके बाद है हमारा इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन ऑफ द पीपल, अगर किसी की बीमारी है, कोई बीमारी है, तो हम उसे कैसे इम्प्रूव करेंगे, मतलब कैसे उसे सही करेंगे, ठीक है। इम्प्रूव हाइजीनिक कंडीशन, हाइजीनिक कंडीशन मतलब साफ सफाई के ऊपर भी ये ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। उसके बाद अवेयरनेस अबाउट एडोलेसेंस एंड बैड हैबिट्स, युवा पीढ़ी को जो एडोलेसेंस है और जो बैड हैबिट्स हैं उनके बारे में बताया जाता है। मेंटेनेंस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इनका एक ये भी लक्ष्य है कि ये जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है उसे भी मेंटेन कर सकें, ठीक है। उसके बाद अवेयर अबाउट द नेचुरल सोर्सेज, जो भी हमें प्राकृतिक चीज़ें हैं जो हमें मिल रही हैं और प्राकृतिक चीज़ों के क्या क्या फ़ायदे हैं वो बताना भी इनका एम है। प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज़ टू द नीडी पर्सन, और जितनी भी गवर्नमेंट के थ्रू जो भी चीज़ें दी जा रही हैं, जनरल जो गांव के लोग हैं या जनरल पीपल हैं उनको वो चीज़ें उन तक पहुंचाने का जो काम है वो कौन कर रहा है? NHM कर रहा है, ठीक है। अब बेस्ड ऑन डेवलपमेंट के बेसिस पे NHM जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे मैंने अभी पहले ही बताया कि NHM जो है वो 2 मिशंस को मिला के बना है, वो कौन कौन से हैं? रूरल और अर्बन हेल्थ मिशन, ठीक है। इन दोनों को मिला के जो बना है वो नेशनल हेल्थ मिशन है। अब इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला हम देख रहे हैं कि हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन क्या है। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है वो लॉन्च हुआ है 12 अप्रैल 2005 में, ठीक है। टू प्रोवाइड एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू द रूरल पर्सन, स्पेशली द वल्नरेबल ग्रुप्स, ठीक है। तो जो हमारा NHRM है वो लॉन्च हुआ है 12 अप्रैल को 2005 में, ठीक है। अब इसका काम क्या है? इसका काम है टू प्रोवाइड एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ टू द रूरल, जो गांव के लोग हैं उनको एक अच्छी जो हेल्थ सुविधा है वो प्रोवाइड करना हमारी जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है उसका यही एक काम है, ठीक है। तो अब जो हमारा एक्सेसिबल है उसका मतलब क्या होता है? सुलभ, ताकि हम उसे ईजिली, बहुत ही आसानी से उपयोग कर सके, ठीक है। इसका मतलब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे सुलभ, ठीक है। अफोर्डेबल का मतलब क्या होता है? अफोर्डेबल का मतलब होता है सस्ता होना, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना कि गांव में लोग जो हैं वो थोड़े गरीब तबके के हैं, तो वो महंगी चीज़ों, महंगी दवाइयों का उपयोग नहीं कर पाएंगे, वो उसे नहीं खरीद पाएंगे। तो जो सुलभ हो गया, सस्ता हो गया, और क्वालिटी का मतलब क्या होता है? गुणवत्तापूर्ण, ठीक है। तो NHRM का क्या काम है? सुलभ, सस्ता और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य गांव के लोगों को, गांव की पॉपुलेशन को पहुंचाना। और जो हमारा वल्नरेबल ग्रुप है, वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? जो कि हमारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, ठीक है। तो जो हमारा वल्नरेबल ग्रुप है उन्हें हेल्थ केयर प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन करता है, ठीक है। नेशनल रूरल हेल्थ seeks to provide equitable, affordable and quality health care to the rural population. Under the NRHM, the Empowered Action Group states, Empowered Action Group state में कौन कौन आता है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं, जम्मू कश्मीर आता है और हिमाचल प्रदेश आता है, ठीक है।
तो ये मेनली जो ये रूरल एरिया का मिशन जो बनाया गया है वो मेनली इन प्रदेशों में काम करता है, जो कि इंक्लूड करते हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये मेनली इन प्रदेशों में काम करता है, ठीक है। द मिशन एम्स टू एस्टैब्लिश अ फुल्ली फंक्शनल community owned decentralized health delivery system with intersectoral convergence at all levels to ensure simultaneous action on a wide range of determinant of health, जैसे कि वाटर, सैनिटेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, सोशल एंड जेंडर इक्वालिटी हो गया, ठीक है। अब मैं इसका मतलब बता रही हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मिशन है वो एक पूर्ण रूप से कार्यात्मक और समुदाय, जो मैंने लिखा है कम्युनिटी ओन्ड, मतलब समुदाय स्वामित्व वाली विकेंद्रीय स्वास्थ्य वितरण प्रणाली स्थापित करने का लक्ष्य रखता है, ठीक है। उसके बाद जिसमें सभी स्तरों पर अंतः क्षेत्रीय समन्वय हो, ताकि स्वास्थ्य के कई निर्धारकों जैसे कि वाटर, जल, सैनिटाइजेशन, स्वच्छता, एजुकेशन का मतलब है शिक्षा, न्यूट्रिशन का मतलब है पोषण, सोशल का मतलब है सामाजिक, जेंडर का मतलब है लिंग समानता पर एक साथ कार्रवाई को सुनिश्चित करे, ठीक है। एनआरएचएम जो होता है वो फोकस करता है हमारा रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न जो नवजात शिशु है, चाइल्ड हेल्थ बच्चों की हेल्थ, एडोलेसेंस की सर्विसेज पे। फिर ये एम्फेसाइज करता है, किस पे जोर देता है? एम्फेसाइज करने का मतलब क्या होता है? जोर देना, ठीक है। ऑन स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूविंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ थ्रू अ कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर एंड द लाइफ साइकिल अप्रोच। ये किस पे एम्फेसाइज करता है, किस पे जोर देता है? जो नई माँ है, मैटरनल, और जो चाइल्ड हेल्थ है उसके ऊपर। ये इसलिए जोर देता है ताकि जो देखभाल हो उसकी निरंतरता बनी रहे और जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से हम जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर सके। अब नेक्स्ट है हमारा नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था मई 2013 में, ठीक है। ये लॉन्च हुआ है 2013 में और इसमें एनआरएचएम जो हमारा रूरल हेल्थ मिशन है और सब मिशन है उन्हें मिलाकर बनाया गया है, ठीक है। NUHM इसका शॉर्ट फॉर्म है NUHM। स्कीम एम्स एट सॉल्विंग द ओवरऑल हेल्थ कंसर्न एंड एक्सपेंस इश्यूज अमॉन्ग द अर्बन पॉपुलेशन पार्टिकुलरली फॉर पॉवर्टी स्ट्राइकन पीपल, ठीक है। तो NUHM स्कीम जो है उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य ये है कि जितने भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हैं, खर्चे हैं, उनके इश्यूज को सॉल्व करना शहरी पॉपुलेशन में। जो शहरी हमारे लोग हैं उनके बीच में अगर कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है और एक्सपेंस इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने का काम कौन करता है? हमारा NUHM करता है। और मेनली ये किस तरीके के लोगों के लिए करता है? शहर में जो भी गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग होते हैं, पॉवर्टी स्ट्राइकन पीपल, मतलब जो भी गरीबी रेखा वाले हैं या उनसे नीचे वाले लोग जो शहर में रह रहे हैं उनके लिए ये काम करता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है रिडक्शन इन इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट इन द अर्बन एरिया। शहर में बच्चों, जो नवजात बच्चे हैं और जो माँ है, उनकी मॉर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर में कमी करने का जो है वो इनका मेन लक्ष्य है, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर इन अर्बन एरियाज। संपूर्ण जो हमारा एक्सेस है, जो हम सुविधा ले सकते हैं हेल्थ केयर का अर्बन एरियाज में विद 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी।
और ये जो हमारा हेल्थ सर्विस है वो हमें 100% मिले, ये कौन सुनिश्चित करता है? NUHM करता है। ठीक है। मीटिंग द टारगेट ऑफ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम्स, डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के जो भी टारगेट हैं उन्हें पूरा करने का काम कौन करता है? NUHM करता है। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, वो है हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। Millennium Development Goal were a set of 8 global development targets established by the United Nations in 2000 with a deadline for the achievement set for 2015. मैं बता रही हूँ कि मिलेनियम डेवलपमेंट का गोल जो है वो 8 सेट्स का है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। उसके बाद ग्लोबल डेवलपमेंट टारगेट्स एस्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन, इसे किसने एस्टैब्लिश किया है? किसके द्वारा ये बनाया गया है? ये बनाया गया है हमारे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। इसे कब बनाया गया है? 2000 में बनाया गया है। और इसकी डेडलाइन क्या है? हमें इसे कब तक अचीव कर लेना है, कब तक हमें इसको पा लेना है? बाय द 2015 तक। ठीक है। अब जो मिलेनियम डेवलपमेंट का गोल है वो क्या क्या है? एड्रेस द की सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल challenges facing the world poorest population। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इनका एम है वो ये है कि जो भी सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, जो पर्यावरणीय चुनौतियां हैं उनको फेस करने वाले जो वर्ल्ड के पुअरेस्ट मतलब गरीब पॉपुलेशंस हैं उनको मैनेज करना। ठीक है। तो अब इनमें हम देखेंगे कि जो 8 MDGs हैं, जो ये सेट है 8 ग्लोबल डेवलपमेंट टारगेट का, वो क्या क्या है। ठीक है। तो सबसे पहला है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। पॉवर्टी मतलब गरीबी, हंगर मतलब भूख। इरेडिकेट करने का मतलब क्या होता है? कम करना या हटाना। तो जो भी गरीबी है या भूख है उसे हटाने का इनका प्रयास है। ठीक है। उसके बाद अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। यूनिवर्सल मतलब पूरी जो हमारी होल वर्ल्ड है हमारा, उसमें एक प्राइमरी एजुकेशन सबको मिले, जो निम्न एक शिक्षा का स्तर है वो सबके पास बराबरी से हो। ठीक है। प्रमोट जेंडर इक्वेलिटी एंड एम्पावर वुमेन। जेंडर इक्वेलिटी को प्रमोट करना मतलब बढ़ावा देना, मतलब जो हमारे पुरुष और महिलाओं में, लड़का या लड़कियों में भेदभाव है उसे दूर करना, सबको इक्वल मतलब बराबरी का दर्जा देना, ये इनका काम है। ये इसको प्रमोट करते हैं मतलब बढ़ावा देते हैं। एम्पावर करना वुमेन को, वुमेन को सशक्त बनाना मतलब एम्पावर करना, तो वुमेन को सशक्त करना भी इनका एक एम है। उसके बाद रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी, बच्चों की मृत्यु दर में कमी करना। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, मातृत्व के स्वास्थ्य को अच्छा बनाना। कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस, ये जो भी हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं HIV, एड्स की, मलेरिया या अदर डिजीजेस की रोकथाम पे काम करना। इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण में एक अच्छा माहौल बना रहे, उस पे भी ये काम करते हैं। ठीक है। ताकि ऐसा ना हो कि इन्वायरमेंटल कंडीशन कुछ ख़राब हो जाए। ठीक है। उस पे उसको एक बराबर रखना, सस्टेन रखना, मतलब सस्टेन का मतलब क्या होता है? एक जैसा रखना। ठीक है। तो उस पे भी ये काम करते हैं।
डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, और सभी देशों को एक साथ एकजुट करना ताकि जो है हेल्थ की डेवलपमेंट की जा सके। तो ये 8 इनके गोल हैं जो कि इन्हें 2015 तक पूरे करने थे। अब हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जैसे मैंने अभी बताया कि अभी तक हमने 8 गोल देखे, ठीक है, मिलेनियम के। अब है यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। ये किसके थ्रू अडॉप्ट किया गया है? ये भी यूनाइटेड, वो भी जो हमारा मिलेनियम था वो भी यूनाइटेड नेशंस ने ही किया था, और ये भी यूनाइटेड नेशंस ने ही किया था। इसे कब लाया गया था? 2015 में। और ये 17 गोल हैं, इसके 17 लक्ष्य हैं इसके, जो इसे पूरा करना है ताकि जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो सही हो सके, अच्छा हो सके, ठीक है। ये क्या क्या एड्रेस करता है? ग्लोबल चैलेंजेस जैसे कि गरीबी, इनइक्वालिटी मतलब असमानता, क्लाइमेट चेंज मतलब मौसम में बदलाव, पीस एंड जस्टिस, पीस का मतलब होता है शांति और जस्टिस का मतलब होता है न्याय, ग्लोबल कोऑपरेशन मतलब हर जगह एक क्या कहते हैं उसको, कोऑपरेशन चलाना, ठीक है, ताकि सभी एक सबका विचार जो हो वो बराबर हो हेल्थ केयर सिस्टम को लेके, ठीक है। दिस गोल्स हाईलाइट द नीड टू एंड पॉवर्टी। अब इस गोल से क्या होगा? जो गरीबी है उसे हम कम कर सकेंगे, ठीक है, हेल्थ को बढ़ा सकेंगे, एजुकेशन को बढ़ा सकेंगे और इकोनॉमिक फेयरनेस को भी बढ़ाएंगे। हम किसको ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें करेंगे? क्लाइमेट चेंज को, ताकि जो भी हमारा इन्वायरमेंट है उसे हम प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। SDGs सर्व एज अ यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन टू अचीव पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल बाय 2030। और इन्हें अपने ये जो 17 गोल इन्होंने बनाए हैं वो पूरा करना है 2030 तक, ताकि ये पूरे विश्व में पीस मतलब शांति, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि को फैला सकें, ठीक है। The 17 SDGs are integrated. They recognize that action in one area will affect outcome in other, and that development must balance social, economic and environmental sustainability. जो भी ये 17 SDGs बनाई गई हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए हैं, उनका क्या काम है? वो ये देखते हैं कि अगर वो किसी एक जगह पे भी सारी चीज़ों को सही कर देते हैं, गरीबी को हटा देते हैं और इनइक्वालिटी को हटा देते हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को भी ध्यान में रखते हैं, तो उससे क्या होगा? अगर एक एरिया में वो एक्शन लेंगे विल अफेक्ट आउटकम इन अदर, तो अदर एरियाज में भी जो उसका रिजल्ट होगा वो अच्छा होगा, ठीक है। वे इस जो हमारा 17 SDG है उसका दे रिकॉग्नाइज दैट एक्शन इन वन एरिया विल अफेक्ट द अदर, जो वो एक जगह एक्शन लेंगे वो अदर एरिया के एक्शन को भी प्रभावित करेगा। दैट डेवलपमेंट मस्ट बैलेंस, और वो जो विकास हो रही है वो किसको किसको बैलेंस करेगी? जो हमारी सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मतलब पर्यावरणीय, जो हमारी सस्टेनेबिलिटी है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होती है स्थिरता। मैंने पहले भी बताया कि हम जो स्थिर हैं, ठीक है, स्थिरता को ध्यान में रखते हुए ये जो 17 SDGs हैं उन्हें पूरा किया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये 17 SDGs जो हैं वो हैं क्या क्या, ठीक है, इनका गोल क्या क्या है। तो सबसे पहले ये पॉवर्टी मतलब गरीबी को हटाना चाहते हैं, ठीक है। हंगर मतलब ये जीरो हंगर दिखाना चाहते हैं, मतलब कहीं भी भूख नहीं होगी, सबको प्रॉपर खाना मिले, ठीक है। अगर वो गरीब तक का है या उससे गरीबी रेखा से नीचे का है, कोई भी व्यक्ति है,
उसे एक प्रॉपर फूड मिले, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो अचीव कर पाएंगे अपने जीरो हंगर गोल को। उसके बाद है हमारा गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, अच्छी स्वास्थ्य और सुविधाएं जो होंगी लोगों को वो मिले। क्वालिटी एजुकेशन, एक अच्छी शिक्षा लोगों को मिले। जेंडर इक्वेलिटी, मतलब लोगों को समानता मिले, जेंडर में, लिंग में उनको समानता मिले, जैसे कि महिला और पुरुष को समान भाव से देखा जाए। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, साफ पानी और सफाई, ठीक है, इनका भी उन्हें अचीव करना है ये गोल, ठीक है, ताकि हर जगह जो भी कोई भी व्यक्ति हो वो साफ पानी को कंज्यूम करे और वहाँ जहाँ वो रह रहा हो वो साफ हो, सैनिटाइज्ड हो, ठीक है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जितनी भी हमारी एनर्जीज हैं वो अफोर्डेबल होनी चाहिए, मतलब वो इजीली कोई भी खरीद सके और वो साफ होनी चाहिए। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, हमारी जो आर्थिक ग्रोथ है वो अच्छी हो, डिसेंट हो। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो अच्छा ग्रो करें, उनमें और नई नई चीज़ों को इनोवेट किया जाए, मतलब लाया जा सके, ठीक है। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी मतलब सबको समान देखा जाए, किसी में भेदभाव नहीं किया जाए, ठीक है, उसे घटाना है, मतलब रिड्यूस करना है, कम करना है। उसके बाद हम देखते हैं सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, जो भी शहर हो और कम्युनिटी हो वो सस्टेनेबल हो, मतलब रहने लायक हो, अच्छी हो। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, जो भी खाया जाए, कंज्यूम किया जाए, ली जाए चीज़ें और जो प्रोड्यूस किया जाए वो अच्छी क्वालिटी का हो, बढ़िया हो, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट के लिए भी वो जिम्मेदार हैं, वो क्लाइमेट को भी अच्छा बनाना चाहते हैं, ठीक है। लाइफ बिलो वाटर, जो भी पानी में जीव रहते हैं वो उनके लिए भी काम करते हैं। लाइफ ऑन लैंड, जैसे हम एनिमल्स की बात कर लें, ठीक है, तो वो उनके लिए भी काम करेंगे। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, जो हमारी शांति है, न्याय है, वो भी बना रहे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इससे जोड़ने की, पार्टनरशिप कराने का इनका गोल है। तो ये हमने देख लिया जो हमारे 17 SDGs हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं FIP डेवलपमेंट गोल्स, जिसे हम क्या कह सकते हैं, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। अब हम देखेंगे FIP फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च जो है वो इस्टेब्लिश हुई है 1993 में, जो कि किस पे फोकस करती है, इन्हांसिंग फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। FIP फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च है वो इस्टेब्लिश की गई है 1993 में, जो मेनली फोकस किस पे करती है, किस पे ज़्यादा ध्यान देती है, फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च को इन्हांस करने में, मतलब बढ़ावा देने में। इन्हांस करने का मतलब होता है बढ़ावा देना, ठीक है। इट इंगेजेस विद लीडर अक्रॉस ऑल फार्मेसी सेक्टर टू सपोर्ट वर्कफोर्स डेवलपमेंट बाय क्रिएटिंग रेलिवेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट मीट द नेशनल हेल्थ नीड्स। जो भी फार्मेसी रिलेटेड हमारे लीडर्स हैं अक्रॉस ऑल फार्मेसी सेक्टर्स, वो किसको सपोर्ट करते हैं, वर्कफोर्स डेवलपमेंट बाय क्रिएटिंग रिलेवेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट मीट नेशनल हेल्थ नीड्स। जितने भी हमारे लीडर्स हैं जो कि हेल्थ रिलेटेड हैं या फार्मेसी सेक्टर से रिलेटेड हैं, वो हमें सपोर्ट करेंगे, किसमें करेंगे, एक नई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे तो उससे क्या होगा, फार्मासिस्ट जो होंगे वो ट्रेंड होंगे, ठीक है, डॉक्टर्स जो होंगे वो ज़्यादा ट्रेंड होंगे और उनके ट्रेंड होने से क्या होगा, जो हमारा नेशनल हेल्थ नीड है वो पूरा हो सकेगा, जो हमारी देश में स्वास्थ्य को लेकर ज़रूरतें हैं वो इजीली पूरी की जा सकती हैं, ठीक है। ये जो फाउंडेशन है वो ऑफर करता है वेरियस ग्रांट एंड अवार्ड्स इंक्लूडिंग रिकॉग्निशन फॉर एक्सीलेंस।
अब जो ये फाउंडेशन है वो कई तरीके की ग्रांट्स और अवार्ड्स भी लोगों को ऑफर करता है। जो इस फील्ड में अच्छा काम करते हैं वो उन्हें ग्रांट और अवार्ड भी देते हैं। ग्रांट मतलब होता है वो उन्हें कुछ ग्रांट करेंगे, मतलब पैसे देंगे, ठीक है। वो उन्हें अवार्ड देंगे उनके अचीवमेंट के लिए कि उन्होंने कुछ अच्छा किया है हेल्थ सेक्टर में, इसलिए ताकि वो और प्रोत्साहित हो सकें, ठीक है। उसके बाद वो जो यंग फार्मासिस्ट हैं उन्हें भी ग्रांट प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल स्कॉलरशिप और फेलोशिप भी देते हैं। तो फार्मेसी जो हमारा फार्मासिस्ट है, उस यंग फार्मासिस्ट है, उसे ये इंटरनेशनल ट्रैवल स्कॉलरशिप्स भी देते हैं और फेलोशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं। इन 1997 इट ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस यंग पोस्टर प्रेजेंटर अवार्ड। 1997 में ये जो हमारा FIP डेवलपमेंट गोल है उसने एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस किया, मतलब लाया। वो क्या था? यंग पोस्टर प्रेजेंटर अवार्ड। अप्रूव किसने किया था? इसको लाने का उद्देश्य क्या था? अप्रूव्ड एक्सट्रैक्ट सबमिटेड टू द FIP कांग्रेस, ठीक है। अगर किसी ने कोई नया काम किया है तो वो उसे एब्स्ट्रैक्ट के रूप में, समरी के रूप में सबमिट करेगा FIP कांग्रेस को, ठीक है। और अगर वो अच्छी लगेगी तो उसके रिलेटेड वो पोस्टर प्रेजेंट करेगा और उसे अवार्ड भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो FIP डेवलपमेंट है मेनली वो जो है हमारे फार्मेसी एजुकेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अभी हमारा जो चैप्टर 1 है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली। जो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, सोशल फार्मेसी की डेफिनीशन देखी, परिभाषा देखा, हमने स्कोप देखा कि हम उसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने पब्लिक हेल्थ में हमारे जो फार्मासिस्ट हैं उनके रोल को पढ़ा। फिर हमने WHO के थ्रू जो हेल्थ की डेफिनीशन दी गई है उसको देखा, डिटर्मिनेंट्स को देखा, हेल्थ के इंडिकेटर्स को देखा। और आज हमने कई तरीके की पॉलिसीज़ को देखा जो कि पूरे वर्ल्ड में बनाई गई हैं। इंडियन को भी देखा हमने कि इंडिया में कौन कौन से नेशनल हेल्थ मिशन हैं जो चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दी जा सके, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, सेकंड में, जिसमें हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।